AML जब तक पूरी तरह कंप्लाई नहीं होएगा तो जो काला धन है वो कौमी धारे में शामिल नहीं होएगा। दुबई हो गया, ये स्विट्जरलैंड हो गया, ये जितने टैक्स हेवन्स हैं, ये तमाम जगह हैं जहाँ पे सारा ब्लैक का पैसा जाता है और पूरी दुनिया को पता है। हमारे पास क्या कानून है कि हम AML को रोकें, हम काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकें। चाहे वो किसी गली मोहल्ले में बैठा है उसको भी DNFBP के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। ये DNFBP किस ब्लॉक का नाम है? DNFBP जो है ना, तो इसका एक तसलसल है। ये अब डिपार्टमेंट है जो FBR के अंडर काम करता है। इदारे का उन तमाम लोगों से ताल्लुक है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर से तो हैं लेकिन वो रेगुलर फाइनेंशियल सेक्टर नहीं है। रजिस्टर्ड लोगों को DNFBP क्या क्या रोल देता है? AML का रेगुलेटर है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट देता है। सेटअप में लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का क्या मकसद है? दो चीजों पे पाबंदी लगानी है, एक मनी लॉन्ड्रिंग पे, एक टेरर फॉरेंसिंग पे। KYC होगी, नो योर कस्टमर, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग होगी, बैंक स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन हो रही होगी, तो ये मिल गया एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर। DNFBP के रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? जो बंदा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जिसके लिए ज़रूरी है और वो नहीं करवाता, पहली दफ़ा की नॉन कंप्लाइंस पे 5 लाख तक जा सकता है। जिस आदमी ने ये नॉन कंप्लाइंस की है इसमें कारोबार को बंद नहीं किया जा सकता। DNFBP में कौन कौन लोग रजिस्टर हैं? सोने के ताजर हैं, हीरे जवाहरात के ताजर हैं, रियल एस्टेट के ताजर हैं, इन सब को अपने साथ रजिस्टर करना। चेक लिस्ट है वो भरनी है और वो चेक लिस्ट उसने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो उसने FBR के साथ फाइल करनी है। कस्टमर ड्यू कैरेक्टर से क्या होता है? डीलर, ज्वेलर या वकील या अकाउंटेंट का काम है कि जो ट्रांजैक्शन जो कर रहा है उसमें AML, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म का पैसा तो नहीं। प्रोसिक्यूशन और इन्फोर्समेंट का कौन जिम्मेदार है? एक वो आदमी जो रजिस्टर होना चाहिए और वो रजिस्टर नहीं हुआ उसको तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिस डालेगा। सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं वो FBR का ये इदारा FMU को भेजेगा और वो उसके ऊपर एक्शन लेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम के साथ मैं हूं फजल अयूबी। नाज़रीन, फैटअप की शराइत पूरे करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सी काविशें की हैं। उसके बाद ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाला गया था। ग्रे लिस्ट से निकलने में पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और फैटअप की जो शराइत थी उनमें कौन कौन से ऐसे कवानीन थे जो पाकिस्तान को बनाने थे, जिनमें एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था जो 2010 बनाया गया। उसके बाद बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2017 बनाया गया, DNFBP बनाया गया। ये कानून क्या है और किन पे अप्लाई होते हैं और इनका जो ज़ेली इदारे किस सेक्टर के ज़ेली इदारे हैं, इनको मॉनिटरिंग कौन करता है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फैसल इकबाल ख्वाजा साहब। आप FCA हैं, मेंबर ICAP हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, सबसे पहले ये बताइएगा ये DNFBP किस ब्लॉक का नाम है और इसका क्या मकसद है? अफजल अयूबी साहब, ये DNFBP जो बनाया गया ये एक इदारा है जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर काम कर रहा है। बेसिकली इस इदारे का उन तमाम लोगों से ताल्लुक है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर से तो हैं लेकिन वो रेगुलर फाइनेंशियल सेक्टर नहीं है। जैसे आप समझ ले बैंक्स एक रेगुलर फाइनेंशियल सेक्टर है। DNFBP जो है इसके मीनिंग है वो है डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस, डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड डेवलपमेंट। ये वो सेक्टर है जो पाकिस्तान में जिसमें ज्यादातर ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया जाता है, काला धन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं काला धन। इसमें आप देख लें जैसे रियल एस्टेट वाले, जैसे प्रेशियस मेटल और स्टोन्स यानी सोना बेचने वाले, हीरे जवाहरात बेचने वाले। इसी तरह यहाँ पे उन्होंने अकाउंटेंट्स को और लॉयर्स को भी बीच में डाल दिया है जो कि लोगों की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह जो है उसको व्यू कर रहे होते हैं। इसी तरह और भी लोग हैं जो हम आगे चल के उस पर डिस्कशन करेंगे। बेसिकली इस इदारे को बनाने का जो मेन मकसद क्या था? इस इदारे को बनाने का मेन मकसद ये था कि जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से अक्टूबर 2022 को निकला है फैटअप की ग्रे लिस्ट से, उसके बाद कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग की जरूरत है। कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग क्या है कि कहां दो मेन चीजों को उन्होंने फोकस किया हुआ है। एक जो टेररिज्म का पैसा है, काउंटर टेररिज्म का पैसा, और दूसरा जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। ये दो ऐसी चीजें हैं जिसको DNFBP जो इदारा है उसके साथ जितने रजिस्टर्ड लोग हैं उनके बारे में उन्होंने डिटेल्स लेनी है। जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है यानी वो ट्रांजैक्शन जो कि रूटीन से हट के है, इसको मैं ऐसे कहता हूँ एक इदारा है
उसमें बैंक में जो पैसे आ रहे हैं, सपोज डेली के 5 लाख 7 लाख 10 लाख आते हैं, एकदम से 3 करोड़ आ जाता है, उस अदारे के ऑडिटर पे भी ये पाबंदी है कि अब वो 3 करोड़ की जो ट्रांजैक्शन है उसके सोर्स को उसने वेरीफाई करना है। अब देखें, ये हो सकता है ये कैपिटल के पैसे हों, ये हो सकता है फॉरेन लोन्स आए हों, ये हो सकता है किसी बैंक से लोन लिया हो, लेकिन उसकी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं है तो वो फिर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में आ जाएगी, उसकी वजाहत देनी पड़ेगी। फैसल साहब, एफबीआर का कोई झेली इदारा है डीएनएफबीपी? झेली इदारा है, इसमें क्या है, वो लोग रजिस्टर होंगे जिनका मैंने अभी जिक्र किया। रियल एस्टेट वाले हो गए, नॉन बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग वाले तो पहले ही थे ना। अब ये मैं इसकी एक कंप्लीट लिस्ट आपको बताता हूँ, ये मेरे पास आई है। बेसिकली ये रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, सोने के लीगल प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर हैं, ट्रस्ट वाले जो ट्रस्ट बनते हैं, और इसके अलावा हर वो वाला काम जिसमें पैसे का रेल फेल है, यानी जिसमें पैसे का इनफ्लो बहुत ज्यादा है और उसके सोर्स की वेरिफिकेशन की जरूरत है। अब समझना क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या चीज है? मनी लॉन्ड्रिंग वो पैसा है जिसको हम काला धन कहते हैं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी जा सकता है, एक ही मुल्क में मुख्तलिफ इदारों में भी घूम सकता है, ठीक है, उससे हथियार भी खरीदे जाते हैं, उससे टेररिज्म फाइनेंसिंग भी होती है, और उसी से डिफरेंट किस्म के वो कारोबार चलाए जाते हैं जो कि कौमी धारे में नहीं होते। जो लोग ये इदारे चला रहे हैं, जैसे सोने के ताजर हैं, हीरे जवाहरात के ताजर हैं, रियल एस्टेट के ताजर हैं, इन सब को अपने साथ रजिस्टर करना और इनकी रेगुलर मॉनिटरिंग करना, और अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मिलती है तो उसे हुकूमत को रिपोर्ट करना, उसकी वजाहत लेना, और अगर वजाहत ना मिले तो उसको आगे रिपोर्ट कर। मैं खुद कंसल्टेंट हूँ बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स का, जिनकी रजिस्ट्रेशन हमने करवाई है। वहाँ पे जो हम रेगुलर बेसिस पे एक चेक लिस्ट दे रहे हैं, उस चेक लिस्ट में क्या लिखा होता है कि मैंने जब कोई नया कस्टमर लिया तो क्या मैंने कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की, इसको कहते हैं CDD, कि मैंने उस कस्टमर के पास जो पैसा है उसकी बाकायदा परख की कि वो असली है, नकली है, काला धन है या वाइट धन है। ये CDD को कहते हैं कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस क्या है कि मैंने अपने कस्टमर के बारे में ये पता करना है कि उस कस्टमर के पास जो पैसा है वो लीगल है या इलीगल है। इसकी एक चेक लिस्ट DNFBP डिपार्टमेंट ने हर एक रजिस्टर्ड आदमी को भेजी हुई है, जिस चेक लिस्ट को फिल करके ऑनलाइन सबमिट करना FBR को उसके ऊपर लाजम है, और अगर वो चेक लिस्ट नहीं सबमिट करता तो उसके ऊपर हैवी ड्यूटीज, पेनल्टीज और फाइन्स हैं। कैश की ट्रांजैक्शन कहाँ तक हो सकती है, क्रॉस चेक की ट्रांजैक्शन कहाँ तक हो सकती है, ये तो वैसे कानून है, लेकिन ये इससे आगे वाली नौयत है। आगे वाली नौयत क्या है कि एक आदमी 30 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहा है। अब जो प्रॉपर्टी डीलर है उसकी ये जिम्मेदारी है कि उसने उस 30 करोड़ के सोर्स के बारे में उस आदमी से पता करना। अगर डीलर को ये लगेगा कि ये पैसे जो हैं मशकूक हैं तो वो DNFBP को बताएगा, और वो DNFBP इदारा इसको गवर्नमेंट के दूसरे इदारे को जो इस FATF से ताल्लुक रखता है उसको इस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करेगा। फैसल इकबाल खान साहब, DNFBP में कौन कौन लोग रजिस्टर होंगे? ये एक ही दफ़ा रजिस्ट्रेशन होती है। हर आदमी जो कि इन पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड है, जिनकी मैंने बात की, उसके लिए ज़रूरी है कि उसने DNFBP के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। वो रजिस्टर हो जाएगा और ऑनलाइन FBR की पोर्टल पे आप जाएं तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसका अपीयर हो रहा होगा कि उसने करा ली। उसके बाद सेकेंडली उसने एक चेक लिस्ट है वो भरनी है, और वो चेक लिस्ट उसने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो कि कानून में वज़ा है वो उसने FBR के साथ फाइल करनी है। अब सवाल यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट जो $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्या उसने ड्यूरिंग द ईयर जब कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन देखी, क्या उसने फौरी रिपोर्ट करना है या उसने चेक लिस्ट की डेट का इंतजार करना है? वो उसका आंसर है कि उसने सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को फौरी रिपोर्ट करना है। वो कहाँ पे रिपोर्ट करेगा? FBR में, DNFBP में, और FBR वाले उसको रिपोर्ट करेंगे जो FATF की जो कमेटी पाकिस्तान में बनी हुई है PMU को रिपोर्ट करते हैं। फैसल साहब, DNFBP की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और इसको कौन इन्फोर्स करेगा? ये कंपलसरी है और इसमें बड़े हैवी फाइन्स हैं। पता चला है कि जो बंदा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जिसके लिए जरूरी है और वो नहीं करवाता तो फाइन उसकी मैक्सिमम
میکسیمم حد پہلی دفعہ کی نان کمپلائنس پہ 5 لاکھ تک جا سکتی ہے. FATF ایک ٹاسک فورس ہے جو پورے دنیا میں کام کر رہی ہے. ان کا کام کیا ہے, وہ پوری دنیا میں ٹیررزم کا پیسہ, ہتھیاروں کی لین دین کا پیسہ اور منی لانڈرنگ کا پیسہ, اس کو کم بیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر ملک کا ایک اپنا ریگولیٹر ہے, لیکن ان سب کے اوپر جو ایک دنیا کی طاقت ہے اس کو کہتے ہیں اینٹی منی لانڈرنگ, جو AML جو ورلڈ بینک میں انہوں نے بنایا ہوا ہے. بیسیکلی وہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے, FATF, جنیوا سے ڈرائیو کی جاتی ہے, جو پوری دنیا میں ان ملکوں پہ, جیسے اب افریقن کنٹریز, نہیں یہ ضروری نہیں ہے. یہ AML امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے, یہ UK میں بھی ہو سکتا ہے, یہ تمام ڈیولپڈ کنٹریز میں ہو سکتا ہے. اور اس کی کمپلائنس کمپلسری ہے تمام ڈیولپ کنٹریز میں. یہ نہیں ہے کہ یہ خالی کمپلائنس انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں. ہاں یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں, کچھ عرصہ پہلے جب تک عمران خان کی گورنمنٹ تھی, ہم یہ کہتے تھے کہ یہ FATF جو ہے یہ انہوں نے ایک ہتھیار رکھا ہوا ہے مختلف کنٹریز کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے. جس کو مرضی گرے لسٹ میں ڈال دیں, اس پہ سینکشنز لگا دیں اور ان سینکشنز کا جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھایا جائے. یہ بیسیکلی اس وقت یہ باقاعدہ یہ انڈیا, پاکستان, سری لنکا, بنگلہ دیش, ان تمام کنٹریز کو آج کل دبئی میں جو ہے وہ بہت زیادہ FATF کا کام ہو رہا ہے, کیونکہ ساری دنیا کا جو کالا دھن ہے, یہ DNFB صرف پاکستان کا ادارہ ہے, لیکن میں FATF کی بات کر رہا ہوں. FATF جو ہے وہ اکراس دی ورلڈ ڈفرینٹ ملکوں میں اب وہ AML کو کمبیکٹ کر رہے ہیں, ٹیررزم کے پیسے کو کمبیکٹ کر رہے ہیں, وہ ہتھیاروں کے لین دین کو کمبیکٹ کر رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے پاکستان میں جو ادارہ بنا ہے اس کا نام ہے DNFB, جہاں پہ ریئل اسٹیٹ کا ورڈ لگا ہوگا, ڈیلر کا ورڈ لگا ہوگا, جولر کا ورڈ لگا ہوگا. وہاں سے اب نوٹسز آ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو آگے یہاں پہ رجسٹر کرائیں اور کمپلسری چیک لسٹ بھی فائل کریں. فیصل صاحب, رجسٹر لوگوں کو DNFBP کیا کیا رول دیتا ہے؟ تمام ٹرانزیکشن کا ریکارڈ لیتا ہے, جو کہ ایک چیک لسٹ کی صورت میں ہوتا ہے. اور خاص طور پہ وہ یہ کہتا ہے, جیسے میں آڈیٹر ہوں, مجھے کہتا ہے آپ نے کسی آڈٹ کے درمیان کوئی سسپیشیس ٹرانزیکشن دیکھی ہے تو اس کو فوری طور پہ رپورٹ کریں. اب ہمارا جو AML کا ریگولیٹر ہے وہ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے, وہ ہر سال ہم سے ایک انڈر ٹیکنگ دیتا ہے کہ میرے تمام کلائنٹس جو ہیں وہ AML کی کمپلائنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اسی طرح DNFBP کا کیا کام ہے کہ وہ ریگولرلی کمپلائنس چیک کرے گا. ابھی تک جو میرے نالج میں ہے وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں اور جولرز, ان 2 اداروں کے اوپر انہوں نے کیا ہے. زیادہ تر لوگ جو ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں یا سوسائٹیز میں یا جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کے لیے تیار یا ٹرینڈ نہیں ہے. تو بیسیکلی کچھ ٹائم لگے گا لوگوں کو ٹریننگ دینے میں. یہ مختلف ایسوسیشنز کر رہی ہیں, یہ مختلف ادارے کریں گے, جیسے یہ چیمبر آف کامرس ہے, اس میں بھی باقاعدہ یہ ہوں گے. AML جب تک پوری طرح کمپلائی نہیں ہوئے گا تو جو کالا دھن ہے جس کو بلیک منی کہتے ہیں وہ قومی دھارے میں شامل نہیں ہوئے گا. مطلب اس کو تو کسی طرح آپ نے اس چیز کو تو روکنا ہے نا. دوسرا کاؤنٹر ٹیررزم کا پیسہ ہے, وہ تو ہر ملک کی ضرورت ہے. جیسے ہمارے بلوچستان کے حالات خراب ہیں یا ہمارے خیبر پختونخوا میں حالات خراب ہیں, تو یہ تمام جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہے اس کو فائنینس کرنے کے لیے ڈفرنٹ دشمن ممالک جو ہیں وہ فنڈنگ کرتے ہیں. فیصل صاحب, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, آخری جاتے ہوئے ایک سوال چھوڑ رہا ہوں آپ کی طرف. اگر DNFBP میں کوئی لوگ رجسٹر نہیں ہوتے تو ان کی کیا سزائیں ہیں, کیا پینلٹیز ہیں اور کیا ہو سکتا ہے؟ ناظرین, چھوڑ سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم ناظرین. جی فیصل اقبال خواجہ صاحب, جو جرمانے ہیں نا ان کی جو اس وقت تعداد ہے یہ 2-3 طرح کی ہے. ایک, جس آدمی نے یہ نان کمپلائنس کی ہے, یہ دیکھنا ہے کہ یہ نان کمپلائنس کتنی سیویئر ہے. اس میں کاروبار کو بند بھی کیا جا سکتا ہے, یعنی اس کی رجسٹریشن کینسل کر دے گا DNFBP. نمبر 2, انہیں مالی جرمانے بھی کیے جا سکتے ہیں. انٹرنیشنلی یہ $1 लाख سے $5 लाख تک ہوتے ہیں, اور پاکستان میں اس کا جو ہے ابھی جو
सेक्शन 182 में अभी कोई ज़्यादा वज़ा नहीं किया गया कि कितना जुर्माना होगा, ठीक नहीं वज़ा नहीं किया गया, लेकिन 5 लाख तक तो ये भी जुर्माना भेज रहे हैं। तीसरी ये है कि आपको सज़ा भी हो सकती है, कैद भी हो सकती है। जो सबसे बड़ा इसमें मसला है वो लॉस ऑफ रेपुटेशन है, बिजनेस की लॉस ऑफ रेपुटेशन, और उस बिजनेस का जो गुडविल है वो तो टोटली तबाह हो जाती है, जहाँ पे ये DNFBP उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है। और इसको दोबारा रजिस्टर कराने के लिए एक बड़ा लंबा प्रोसेस है जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बेसिकली जो सज़ा है उसको मैं 3 हिस्सों में बांटता हूँ। एक, कारोबार सील हो सकता है, उसकी दोबारा से रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी पड़ेगी जो कि बहुत लंबा प्रोसेस। दूसरा, लॉस ऑफ रेप्यूट है, यानी आपकी गुडविल ख़त्म हो जाएगी। तीसरा, आपको माली जुर्माना भी हो सकता है, और फिर आपको कैद की सज़ा भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि जो क्राइम कमिटेड है उसकी नोयत, या वो कितना सीवियर है, वो कितना ज़्यादा है, या उससे कितना नुकसान हो रहा है। DNFBP के इदारे के मुताबिक या फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के मुताबिक FMU जो एक यूनिट है जिसको तमाम सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की जाती हैं, इस पे डिसीजन लेते हैं कि ये जो है अब क्या इस पे सज़ा या जुर्माना करना है। नॉन रजिस्ट्रेशन की सूरत पे जो बंदा रजिस्टर कराना चाहिए और नहीं हो रहा, तो वो फिर FBI जुर्माना आयद करेगी इसके ऊपर। अगर एक आदमी ने रियल एस्टेट की दुकान खोली हुई है, चाहे वो किसी गली मोहल्ले में बैठा है, उसको भी DNFBP के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा, अदरवाइज वो काम नहीं कर सकता। फैसल साहब, फैटअप में लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का क्या मकसद है? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है, या लीगल या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये है 2 चीज़ों पे पाबंदी लगानी है, एक मनी लॉन्ड्रिंग पे, एक टेरर फाइनेंसिंग पे। इन दोनों के लिए जो इकदामात कहते हैं उसको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कहते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि जी ये चेक लिस्ट है DNFBP वालों ने, ये आपने हर साल भर के, या एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड उसी वक्त आपने DNFBP को बताना है, और DNFBP ने FMU को बताना है। FMU से मुराद है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, जो स्टेट बैंक के अंडर काम कर रहा होता है। अब किस तरह और क्या होना है, दैट इज कॉल्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसमें कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होगी, KYC होगी, नो योर कस्टमर, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग हो रही होगी, बैंक स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन हो रही होगी जिसमें अनयूजुअल ट्रांजैक्शन आ रही हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जब इसे मैं लिस्ट डाउन करता हूँ तो ये मिल के एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनता है। प्रोसिक्यूशन और इन्फोर्समेंट का कौन जिम्मेदार है? 2 तरह की प्रोसिक्यूशन और इन्फोर्समेंट है। एक वो आदमी जो रजिस्टर होना चाहिए और वो रजिस्टर नहीं हुआ, उसको तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिस डालेगा और टेकअप करेगा। अब जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं वो FBR का ये इदारा FMU को भेजेगा और वो उसके ऊपर एक्शन लेंगे। फैसल साहब, इसमें टारगेटेड सैंक्शन है, वो कहाँ पर लागू होंगे? FATF की एक रिक्वायरमेंट थी, जहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को पूरी तरह इन्फोर्स नहीं किया जा रहा, या काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग को डिग आउट नहीं किया जा रहा, उन केसेस पे उन्होंने कहा था कि हम सैंक्शंस लगा देंगे मुल्कों की बेस पे। जैसे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया था, बहुत सारे इकदामात करने के बाद स्टेट बैंक के और बाकी तमाम इदारों के, फिर ये हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकले हैं। तो बेसिकली लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है कि कानून क्या है इन 2 चीज़ों को रोकने के लिए, व्हाट इज द कानून, यानी हमारे पास क्या कानून है कि हम AML को रोकें, हम काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकें, और प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट क्या है कि अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है तो उसको सजा देने का जिम्मेदार कौन है। फैसल साहब, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस से क्या मुराद है? कस्टमर ड्यू डिलिजेंस से मुराद ये है कि एक आदमी है प्रॉपर्टी डीलर या एक आदमी है ज्वेलर, उसके पास एक आदमी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने आता है, तो उसने ये देखना है कि ये प्रॉपर्टी जो या ज्वेलरी जो या जो सोना आ रहा है इस ट्रांजैक्शन में, क्या वो जेन्युइन तरीके से खरीदा और बेचा जा रहा है या ये कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है। अगर वो शक पड़ जाए तो फिर इसको रिपोर्ट करना है DNFBP को, और DNFBP रिपोर्ट करेगा FMU को, यानी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को। अब बेसिकली कस्टमर ड्यू डिलिजेंस क्या है कि मैं हर वो कस्टमर जो किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास आता है, ज्वेलर के पास आता है, जो किसी वकील के पास आता है, उसको ये परखना उस पर्टिकुलर डीलर, ज्वेलर
یا وکیل یا اکاؤنٹنٹ کا کام ہے کہ جو ٹرانزیکشنز وہ کر رہا ہے اس میں AML اینٹی منی لانڈرنگ یا ٹیررزم کا پیسہ تو نہیں ہے. جیسے اسے پولیفریشن کا ایک دیا گیا ہے کہ ہتھیاروں کی سیل پرچیز کا جو پیسہ ہے اس کو ہم پولیفریشن کہتے ہیں. یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو پیسہ آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے. فار ایگزامپل آج کل ساؤتھ افریقہ یہ جتنے ممالک ہیں وہاں سے ٹیٹیاں لگ جاتی ہیں ڈیفرنٹ اکاؤنٹس میں. اب یہ کیوں لگ رہی ہیں؟ اب جیسے پاکستان میں بینکوں نے کیا کیا ہے کہ باقاعدہ جو فورن ریمیٹنس ہے اس کا ایک فارم بھرا جاتا ہے کہ یہ فورن ریمیٹنس پاکستان میں کیوں آ رہی ہے اور کس لیے آ رہی ہے, کس سلسلے میں آ رہی ہے. فار ایگزامپل ایک آدمی کہتا ہے جی میں باہر کام کر رہا ہوں تو میں نے اپنی فیملی کو مینٹین کرنے کے لیے پیسے بھیجے, تو باقاعدہ سورس میں لکھا جاتا ہے فیملی مینٹیننس. ایک آدمی کہتا ہے جی یہ میں نے پیسے وہاں سے بھیجے ہیں جائیداد خریدنے کے لیے, تو سورس میں لکھا جاتا ہے لیٹر میں فار دا پرچیز آف پراپرٹی. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ میں نے یہاں پہ بزنس وینچر شروع کیا ہے, جوائنٹ وینچر کیا ہے, تو اس صورت میں آپ کو بورڈ آف انویسٹمنٹ کی اجازت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پیسہ بینک میں آتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک آدمی موٹر بائک پہ آتا ہے اور کہتا ہے میں نے 15 کروڑ روپے کی پراپرٹی خریدنی, تو کیا یہ چیز آپ کو اس چیز پہ مجبور نہیں کرے گی؟ لیکن آپ کم از کم اس سے یہ پوچھیں گے تو صحیح نا کہ اس کی سورس آف ٹرانزیکشن وہ کہاں سے ہے. اگر وہ سورس کلیئر کرتا ہے کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس کلیئر ہے. فیصل صاحب سسپیشیس ٹرانزیکشن سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں سسپیشیس ٹرانزیکشن کیا ہے. فار ایگزامپل میرا کاروباری حجم سال کی 20 کروڑ روپے کی سیل ہے, ایک دم سے ایک انٹری آتی ہے 6 کروڑ روپے سیل کی, تو آڈیٹر کو فوری طور پہ یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دم سے یہ ایک ٹرانزیکشن 6 کروڑ کی کیوں آئی. وہ جینون بھی ہو سکتی ہے, وہ نان جینون بھی ہو سکتی. اگر اس پہ سیل ٹیکس دیا ہے, سیل انوائس موجود ہے, پرچیزر سیلر دونوں موجود ہیں, دونوں کے NTN موجود ہیں, STRN, تو وہ اوکے ہے. اب ایک ٹرانزیکشن آتی 6 کروڑ روپے, جی کیش لے لیا ہم نے بینک میں, کس سے آیا کوئی نہیں پتا, کیوں آیا کوئی نہیں پتا, دیٹ از کالڈ سسپیشیس ٹرانزیکشن. اس کو پھر آپ نے رپورٹ کرنا ہے DNFBP کو اور وہ آگے FMU کو رپورٹ کریں گے. فیصل اقبال خواجہ صاحب اس کی سپرویژن اور مانیٹرنگ کیسے کی جائے گی؟ وہ یہی ہے نا جی, DNFBP کیوں بنایا گیا؟ یہ سپرویژن اور مانیٹرنگ کرنے کے لیے بنایا گیا نا. یہ ہر آدمی کو رجسٹر کرے گا, اس سے چیک لسٹ لے گا, اس کو سپروائز کرے گا, اس کو مانیٹر کرے گا کہ وہ اپنا جو بھی بندہ اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہے وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر فار ایگزامپل ایک چیک لسٹ ہے وہ نہیں بھری تو یہ پوچھیں گے کیوں نہیں بھری, کیوں نہیں فائل کی, یا آپ نے کیا پروسیجر لگایا CDD کے لیے. یہ اس کو کہتے ہیں سپرویژن اور مانیٹرنگ بائی DNFBP. اچھا یہاں پہ میں ایک چیز اور بتاتا ہوں. پہلے اس کی نا کوئی شیپ نہیں تھی, کوئی ادارہ نہیں تھا. یہ ٹرانزیکشن ٹو ٹرانزیکشن جج کیا جاتا تھا کہ یہ پیسہ AML کا ہے, یہ ٹیررزم فائنینسنگ کا ہے. اب انہوں نے اس پورے کو ایک میکانزم دے دیا, ایک ادارہ بنا دیا اور اس ادارے کے رولز اینڈ ریگولیشن ڈال دیے اور وہ لوگ اسپیسیفائی کر دیے جنہوں نے اس کے ساتھ رجسٹر ہونا. تو دیٹ از کالڈ سپرویژن اینڈ مانیٹرنگ. کہ اب کوئی بھی ٹرانزیکشن جو ہے وہ جو ان یوزول ٹرانزیکشن ہے, ایک دم سے آئی ہوئی ٹرانزیکشن ہے. میں آپ کو اس کی بڑی اچھی مثال دیتا ہوں. میں نے UK ویزا کو اسٹڈی کیا کہ ریجیکٹ کیوں ہوتا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں, ایک بینک اکاؤنٹ میں 50 لاکھ ڈال دیتے ہیں, اس کی سٹیٹمنٹ ساتھ لگا دیتے ہیں. اب ایک سنگل ٹرانزیکشن ہوتی کیش کی 38 لاکھ آ رہا ہے, ساتھ یہ نہیں لکھتے کہ یہ 38 لاکھ اکاؤنٹ میں کیوں آئے ہیں. وہ اس کو سسپیشیس ٹرانزیکشن کر کے آپ کا ویزا ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یہ فار ایگزامپل میرا یہ کام ہے آج کل, میرا بیٹا ماشاءاللہ لنڈن میں امیگریشن لائر ہے, تو اس سے جب لوگ اپنے کیس لے کے جاتے ہیں کہ وائی دا ویزا واز ریجیکٹڈ, اس میں کیس ورکر نے کیا لکھا ہوتا ہے کہ سسپیشیس ٹرانزیکشنز نان ویریفائبل, کہ آپ نے ایک ہی دن میں 30 لاکھ جمع کرا دیا, ٹھیک ہے, ایک ہی دن میں 5 لاکھ نکلا لیا, نہ نکالنے کی وجہ پتہ ہے نہ ڈالنے کی وجہ پتہ ہے. وہ باقاعدہ پوچھتے ہیں, وہ کیش ٹرانزیکشن ہر ایک کراس چیک نہیں. آپ نے آج جائیں 50 لاکھ HBL میں جمع کرانے, وہ کریں گے نہیں جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے یہ 50 لاکھ کہاں سے آیا. اس فارم کے اوپر لکھنا پڑتا ہے پراپرٹی سیل, کار سیل. دیکھیں نا, ایک آدمی ہاتھ میں 1 کروڑ روپیہ پکڑ کے چلا جائے. تو اب FATF کی جو سپرویژن ہے بینکوں کے اوپر, یا جو اسٹیٹ بینک کی سپرویژن ہے بینکوں کے اوپر, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے وہ پیسے جمع کرنے سے پہلے اس ٹرانزیکشن کا سورس اور اس ٹرانزیکشن کی نوعیت اور جو جمع کروا رہا ہے اس کا شناختی کارڈ لینا ہے.
यानी दिस इज कॉल्ड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। फैसल साहब, टेरर फाइनेंसिंग और प्रोलिफरेशन ट्रांजैक्शन से क्या मुराद है? टेररिज्म फाइनेंसिंग आपका मुल्क में 300 तंजीमें हैं जो आपके मुल्क में फसाद फैला रही हैं। इनको कहाँ से फंडिंग आती है? मैं एक बड़ी मज़ेदार मिसाल देता हूँ कि एक बंदूक है 222, उसकी गोली 1500 रुपए की है। 10 गोलियां लेनी हो तो 15,000 की है, 100 गोलियां लेनी तो 1.5 लाख की। तो हमारे जैसा आदमी तो किसी सूरत जिसने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है वो तो एक गोली नहीं खरीदेगा कि यार ये क्या फजूल काम है। लेकिन जब ये लड़ाइयाँ हो रही हैं जहाँ पे हमारे फौजी बेचारे मारे जा रहे हैं या हमारे ये मुल्क में जो फसाद बर्पा किया जाता है, इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? दैट इज कॉल्ड टेररिज्म फाइनेंस। कि वो पैसा कोई देता है ना, आखिर वो कौन देता है उसको ढूंढना जरूरी है, उसको ढूंढ के उसको उसके कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे मुल्क की सालमियत को खतरा है। हमें सबको मिलके AML, टेररिज्म फाइनेंसिंग और इस जैसे तमाम जो काले धन के जराए हैं उन पे एक मजबूत नजर रखते हुए उसको कर्ब करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। बहुत शुक्रिया फैसल इकबाल खान साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट का आपने गुफ्तगू सुनी। DNFBP और फैटअप की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के इदारे, मिसाल के तौर पर जो FBR है वो क्या किरदार अदा कर रहा है, DNFBP पे कितना काम हो रहा है, और इसमें जो लोग रजिस्टर नहीं होंगे उनके लिए क्या खतरात हो सकते हैं, उनके कारोबार बंद हो सकते हैं, उनको सजा हो सकती है, उनको बड़े जुर्माने हो सकते हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए ये ऐसे कवानीन बनाए गए हैं जो वक्त की ज़रूरत है और आइंदा आने वाला वक्त है जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है इन कवानीन से वाबस्ता होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।